Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलें एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल मैन। यानी स्टूडेंट्स जो नॉर्मल बंदा होता है, हेल्थी पर्सन हम कह सकते हैं, उसकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर दर्जा हरारत कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स वो होती है 36.9 डिग्री सी। और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बुक इसको 37 डिग्री सी भी लिखते हैं। अब 37 डिग्री सी इसलिए लिखते हैं, अगर आप इधर देखो तो सिर्फ 1 पॉइंट की कमी है, .1 की। इसलिए हम कहेंगे जो नॉर्मल हेल्थी पर्सन होता है उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 है। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। स्टूडेंट्स नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा विटामिन ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स विटामिन के यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हेयर, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अब स्टूडेंट्स ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं, क्योंकि अगर मैं आपको इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा तो आपके जहन में बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे। अब स्टूडेंट जो ब्लड की क्लॉटिंग है, इसको साइंटिफिक मैनर में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी ब्लड के क्लॉटिंग को हम क्या कहते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग को हम कहते हैं कोआगुलेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्लड होता है ये 13 फैक्टर्स की वजह से क्लॉट होता है। ठीक है, इसमें जो 12 फैक्टर्स है ये लीवर तैयार करता है, जबकि एक फैक्टर है जिसको हम कैल्शियम आयंस कहते हैं वो लीवर तैयार नहीं करती, सिंथेसाइज नहीं करती। अब स्टूडेंट ये जो 13 फैक्टर है ये प्लाज्मा की वजह से होते हैं। ठीक है, 13 फैक्टर्स, उसमें मैं आपको दो तीन नाम बताते चलूँ। एक है फिब्रोनोजिन, प्रोटोथ्रोम्बिन, और एक का नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो स्टूडेंट्स ये थे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के जो फैक्टर्स है, उसमें दो तीन नाम मैंने आपको बता दिए। और एक है कैल्शियम आयन जो कि लीवर खुद तैयार नहीं करता। स्टूडेंट्स अब वो बंदा जिसका ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो वो जो कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता इसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। एब्सोल्युटली जो हीमोफीलिया है इसको हम रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। रॉयल डिजीज़ हम इसको क्यों कहते हैं, रॉयल डिजीज़ हम उसको इसलिए कहते हैं जो इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया, फॉर द फर्स्ट टाइम ये उसमें काज हुई थी, तो इसलिए हम इसको रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। स्टूडेंट्स वही टेम्परेचर वाली बात है, मतलब जिस तरह नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में टेम्परेचर होता है उस तरह ब्लड की भी एक खास वॉल्यूम है एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में। तो स्टूडेंट्स अगर हम नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की बात करें, ऑफ कोर्स क्योंकि एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनमें ब्लड की वॉल्यूम ज़्यादा होगी और छोटों में कम होती है। तो इसलिए जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है वो है 5 to 6 लीटर्स, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। अब स्टूडेंट्स ब्लड के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। ब्लड जो है स्टूडेंट्स ये एक कॉम्प्लेक्स लिक्विड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिक्विड है और उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक है प्लाज्मा, ठीक है, एक है प्लाज्मा, और दूसरा चीज़ उसका है सेलुलर पार्ट। स्टूडेंट्स प्लाज्मा ये लिक्विड है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जिसमें 90% वाटर है और 10% इसमें प्रोटीन आ जाते हैं। जबकि अगर हम ब्लड की सेलुलर पार्ट की बात करें तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है। द फर्स्ट वन रेड ब्लड सेल, द सेकंड वन वाइट ब्लड सेल, एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर फॉर्म्ड इन द। स्टूडेंट्स रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दूसरा मैंने क्या नाम लिया एरिथ्रोसाइट्स, और तीसरा मैंने कहा रेड ब्लड सेल। ये तीनों एक ही चीज़ है जो रेड ब्लड सेल्स को डिनोट करती है। तो स्टूडेंट रेड ब्लड सेल्स जो है ये बोन मेरो में सिंथेसाइज होती है, बोन मेरो में मैन्युफैक्चर होती है। ये
स्टूडेंट्स अब मैं आपको बोन मैरो समझा देता हूँ कि बोन मैरो आखिर क्या चीज़ है, क्या बला है ये। तो स्टूडेंट जो बोन मैरो है ये एक स्पॉन्जी सब्सटेंस है, ठीक है, एक स्पॉन्जी सब्सटेंस है जो कि सेंटर ऑफ बोन्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या प्रेफर करता है जिससे बाद में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो बोन मैरो है ये बोन मैरो स्टेम सेल्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बोन मैरो स्टेम सेल्स को प्रिपेयर करते हैं जिससे बाद में हमारे पास रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि बोन मैरो का जो कलर है वो कैसा है या बोन मैरो के टाइप्स कितने हैं, तो स्टूडेंट बोन मैरो के हमारे पास ओनली टू टाइप्स है, रेड रेड बोन मैरो एंड द येलो बोन मैरो। स्टूडेंट्स एक काम तो इसका ये हो गया कि ये ब्लड सेल्स को बनाता है, और अगर दूसरे काम की इसको बात करें तो स्टूडेंट्स दूसरा काम इसका ये कि ये एज अ न्यूट्रिएंट भी यूज़ होता है। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें चूंकि डिनोट किया गया कि 350 तक उनमें बोन होते हैं, ठीक है। अब 350 बोन्स में क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्टिलेज होते हैं जो बाद में फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, बाद में फ्यूज़ होकर वो कितने टोटल 206 हड्डियाँ बन जाती है। तो हम कहेंगे एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डियाँ होती है। अब स्टूडेंट्स बोन क्या है, बोन भी मैं आपको थोड़ा सा समझाते चलूँ। स्टूडेंट्स बोन हमारे पास एक हार्ड लिविंग टिश्यू है, ठीक है, क्या है मैंने कहा बोन एक हार्ड लिविंग टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी का स्केलेटन बनाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट स्केलेटन बॉडी में क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट्स अगर स्केलेटन ना हो तो मसल्स कहाँ पर अटैच होंगे। तो फर्स्ट लफ्ज़ हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि स्केलेटन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। पहली बात ये होगी। दूसरी बात हम कहेंगे कि ये शेप एंड सपोर्ट देते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप अपनी बॉडी से स्केलेटन हटा दो, हड्डियाँ हटा दो, तो हम तो अमीबा बन जाएंगे जो एक सिंपल सेल है। तीसरी बात स्टूडेंट्स ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। स्टूडेंट्स आप हार्ट को देख लो, किसकी वजह से, रिब केज की वजह से वो महफूज है। लंग्स को देखो, रिब केज की वजह से। इसके अलावा लीवर को देखो, पेनक्रियास को देखो, सब हड्डियों की वजह से, स्केलेटन की वजह से। तो बोन इसलिए इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, द पेनक्रियास सीक्रेट। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्रीशन से पहले पहले हम पेनक्रियास को समझेंगे। जब हम पेनक्रियास को समझेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा कि पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है। स्टूडेंट्स पेनक्रियास हमारे पास एक इंटरनल वाइटल आर्गन है। स्टूडेंट्स ये जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ अगर ये आप अपने पास नोट करते जाओ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। पेनक्रियास स्टूडेंट्स ये एक वाइटल आर्गन है इंटरनल जो कि लीवर के नीचे लोकेट होता है, ठीक है। अब अगर इसकी मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स पेनक्रियास एक बहुत ज़बरदस्त ग्लैंड है। ग्लैंड इसलिए क्योंकि सिक्रीशन करता है। पेनक्रियास को डुअल ग्लैंड भी कहते हैं। इसका डुअल फंक्शन है, उसकी वजह से इसको डुअल ग्लैंड कहते हैं। डुअल फंक्शन है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये तो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन से मुराद ये पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, और जो स्टूडेंट्स पेनक्रियाटिक जूस है ये डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और अगर हम इसके एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये हार्मोन रिलीज करते हैं। द वन इज इंसुलिन एंड द सेकंड वन इज ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन ये एंडोक्राइनली सिक्रेट करता है। और अगर एक्सोक्राइन की बात करें तो ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। डाइजेशन में उसका एक प्रॉपर फंक्शन है। स्टूडेंट्स पेनक्रियास जो है ये जे शेप्ड है। अगर कोई मार्फोलॉजी का पूछे तो ये जे शेप्ड है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो 2.5 से लेके 3.8 सेंटीमीटर तक होती है। और अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो 1.2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है और 90 ग्राम इनका वेट होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो पेनक्रियास है इसकी बेसिकली जो अगर इसकी हम डिवीज़न करें इसकी बॉडी की, ये पेनक्रियास अगर मैं इसकी डिवीज़न करूँ तो मैं कहूँगा कि इसका हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में हम कहेंगे द पेनक्रियास सिक्रेट इंसुलिन। स्टूडेंट्स अगर इसके साथ आपको इंसुलिन भी दिया हो और नीचे पेनक्रियाटिक जूस भी दिया हो तो फिर आपने बोथ ए एंड बी को सेलेक्ट करना है। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, टिबिया इज़ अ बोन फाउंड इन दी। स्टूडेंट्स ये एक बोन है, ठीक है, और मैंने आपको बोन की तफसील दी थी कि बोन हमारी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये जो टिबिया बोन है लेग में पाउंड करता है, लोकेशन इसकी लेग है, तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा,
द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है इस एमसीक्यूज में उसका पूछा जा रहा है, लेकिन बड़े पार्ट को जानने से पहले पहले हम ब्रेन को समझेंगे कि ब्रेन है क्या। तो स्टूडेंट्स ब्रेन की अगर मैं आपको तफसील दूं तो ब्रेन ये एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का, इसकी वजह से बॉडी में पूरी कोऑर्डिनेशन होती है। और स्टूडेंट्स अब मैं इसकी डिवीजन आपको बताता हूँ, वो आप अपने पास लिख लो। इसके फंक्शन और प्लेसमेंट के बेस पे ब्रेन हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक को हम कहते हैं फोर ब्रेन, द सेकंड वन इज मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। अब स्टूडेंट जो फोर ब्रेन है इसकी भी मैं आपको तकसीम बताते चलूँ स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए मैं बताता हूँ। जो फोर ब्रेन स्टूडेंट्स इसके फिर मजीद 3 हिस्सों में डिवीजन हुई है। द फर्स्ट वन इज सेरेब्रम, द सेकंड वन इज थैलेमस एंड द थर्ड वन इज लिम्बिक सिस्टम। स्टूडेंट सेरेब्रम की अगर मैं आपको फंक्शन बताऊं तो स्टूडेंट्स ये जो मूवमेंट्स होता है मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारी बातों को यानी स्पीच को कंट्रोल करता है। थैलेमस की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट थैलेमस कंट्रोल करता है हंगर को, फेयर को, थर्स्ट को और एंगर को। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया। अब दूसरे की अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन हमारे पास बहुत ज़्यादा रिड्यूस है और ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में होता है यानी इंटरमीडिएट है। तीसरी पार्ट की अगर हम ब्रेन की बात करें तो वो है हाइंड ब्रेन। अब स्टूडेंट हाइंड ब्रेन इसकी मज़ीद 3 हिस्सों में डिवीजन हुई है। द फर्स्ट वन इज cerebellum, the second one is pons and the third one is medulla oblongata। अब फ्रेंड जो cerebellum है ये बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। pons हमारे स्टूडेंट्स स्लीप और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर हम मेडोला ओब्लोंगेटा की बात करें तो हमारे हार्ट बीट, ब्रीथिंग और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रेन क्या करता है, ये हमारा बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। So the correct option to question number 8 is cerebrum, यानी option C is the correct here। MCQ नंबर 9 है हमारा, what is the main component of bones and teeth। Students जो bones है इसकी तो मैंने आपको तफसील दे दी थी, लेकिन टीथ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ। Students टीथ जो है यह फिजिकल डाइजेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन कंपोनेंट है बोन्स और टीथ का वो है कैल्शियम फॉस्फेट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेमोग्लोबिन को समझना है कि हेमोग्लोबिन क्या है। अब हेमोग्लोबिन जो है ये एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। हमने इसको पिगमेंट क्यों कहा, पिगमेंट कहते हैं कलर कंपाउंड को। हेमोग्लोबिन एक कलर कंपाउंड है इसलिए हम इसको रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं। अब रिस्पायरेटरी पिगमेंट हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि ये एक वेहिकल है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये पहुंचाता है। स्टूडेंट्स हमें हेमोग्लोबिन की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो स्टूडेंट्स एज द नेम इंडिकेट कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक है हीम ग्रुप और एक है प्रोटीन ग्रुप। स्टूडेंट्स हीम कहते हैं आयरन को और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्मॉल यूनिट्स यानी अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और जब बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इस चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो हेमोग्लोबिन है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और एक इसमें आयरन ग्रुप है। स्टूडेंट्स ये होता है एक आयरन और इसके साथ नाइट्रोजन का एक रिंग लगा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का इसमें रिंग होता है इस तरीके से कुछ, इसके इर्द गिर्द 4 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसकी जो मुशाबहत है वो ज़्यादातर क्लोरोफिल से होती है। अगर आप इसमें बीच में जो अगर ये फिल्म आप हटा लो यानी आयरन और इसके बीच में आप मैग्नीशियम रख दो तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज आयरन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। और उसमें हेमोग्लोबिन जो है ये एज अ व्हीकल काम करता है, ऑक्सीजन को अपने पास बाइंड करता है और उसको पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उस पर डिवाइड करता है। ये स्टूडेंट्स एज अ व्हीकल है, व्हीकल जिस तरह स्टूडेंट्स एक गाड़ी में हम पैसेंजर्स को बिठाते हैं, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाते फिर छोड़ देते हैं, तो इसलिए हेमोग्लोबिन का काम भी सेम वैसा है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।